हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्किनों के विरचन की सामान्य विधियों में सेकंड रिएक्शन पढ़ ली थी। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से एल्कीन को बनाना। दोस्तों, हमने यहाँ तक कवर किया था। अब आज हम इससे आगे वाली रिएक्शन को समझते हैं, जिससे हम लोगों को क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 देखा होगा। तो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो, ताकि वहाँ पर से क्लियर हो जाए कि एल्कीन को हालांकि क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है एल्कीन, और इसके बारे में डिटेल से आप लोग जान सकते हो कल के वीडियो से। ठीक है, तो आज हमारे पास में लेक्चर नंबर है 7 और इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कल पढ़ा दिया था। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सेटजेप का नियम होता है आज भी लागू होगा, एक रिएक्शन आएगी इसमें आज भी लागू होगा। ठीक है, तो सेटजेप का नियम क्या होता है वो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा कल के वीडियो में। तो लेक्चर नंबर था 6, जाके देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एल्किनों की विरचन की नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है डाइहैलाइडो के विहैलोजनीकरण से। देखो यहाँ से नाम से क्लियर हो जाता है, विहैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना होता है, हैलोजन का जुड़ना। लेकिन अगर आगे वी लग गया, इसका मतलब होता है हैलोजन का बाहर निकलना। हैलोजन क्या होता है, XFCl Br I। तो इनका अगर बाहर निकलना, इनका क्या होता है दोस्तों, बाहर निकलना। तो इस चीज को मैं बोलूंगा विहैलोजनीकरण। ठीक है, तो हैलोजन का बाहर निकलना, हैलोजन का बाहर निकलना। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज मेरा तो हाल है वो थोड़ा बेहाल है, क्योंकि बहुत सर्दी जुकाम हो गया भयंकर वाला। तो सिर भी काम नहीं कर रहा है, नाक भी काम नहीं कर रही है और गला भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है ना। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में है X बराबर FCl Br, जिसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, और उनका बाहर निकलना, इसको बोलते हैं विहैलोजनीकरण। डाइहैलाइड, डाइहैलाइड का मतलब होता है दो हैलोजन, डाइहैलाइड का मतलब होता है दो हैलोजन। दोस्तों, इसके अंदर पहली रिएक्शन हो जाती है दोस्तों निकटवर्ती, निकटवर्ती डाइहैलाइड या डाइहैलाइडो से, डाइहैलाइडो से। देखो निकटवर्ती को बोलते हैं दोस्तों विसिनल। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल। तो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स, उनसे हम बनाएंगे एल्कीन। CH2, CH2। एक हमने हैलोजन यहाँ पर जोड़ दिया Br को, और एक हैलोजन हमने यहाँ पे जोड़ दिया Br को। दोस्तों, दो पास पास उपस्थित कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन है, दो पास पास उपस्थित कार्बन के ऊपर हैलोजन है, या हम इसको सीधा कहें तो दो पास पास में उपस्थित कार्बनों के ऊपर हैलोजन, दो पास पास में स्थित हैलोजन, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसको बोलते हैं दोस्तों विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। आई बात समझ में? ओके, इसको दोस्तों हम लोग जिंक होता है उससे रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जिंक होता है उससे रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका Br और ये Br इस जिंक के साथ में ZnBr2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। क्या होगा, ZnBr2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब जो आपका बाकी बचा है वो कौन है, CH2 और CH2। तो CH2 है और हमारे पास में CH2 है। इसका दोस्तों यहाँ से बंध टूट गया, इसका भी बंध टूट गया, दोनों की वैलेंसी कम हो जाती है, तो वो आपस में बंध बना लेंगे और ये अपना क्या प्राप्त हो गया, एल्कीन प्राप्त हो गया। ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, एल्कीन प्राप्त हो गया। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है कि अगर दो पास पास में उपस्थित हैलोजन है, दो पास पास में उपस्थित कार्बनों के ऊपर हैलोजन है, उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, क्योंकि दो है इसलिए डाइहैलाइड बोलेंगे। अब इसको जिंक के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक होता है उसकी जो हम बात करेंगे वैलेंसी, तो इस हिसाब से दो होती है, Zn+2 होता है, तो वो दोनों Br को लेके चला जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, दूसरा दोस्तों होता है रिएक्शन, वो होता है जैम हैलाइड, जैम डाइहैलाइड, डाइहैलाइडो से, जैम डाइहैलाइडो से। जैम क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे।
दोस्तों जेम डाई हैलाइड क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। देखिए CH3CH, इसमें से H को मैं नीचे लिख रहा हूँ, बाकी आपको एक Br यहाँ पे लिख देता हूँ और एक Br को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आपको 2 Zn लेने पड़ेंगे प्लस, वापस इसी को उल्टा करके लिख रहा हूँ। देखो दोस्तों, देखिए ध्यान से, कार्बन आपका है 1, इस एक कार्बन के ऊपर 2 Br है। कितने Br है? 2 Br। यहाँ पर भी वही रहता है, एक कार्बन है उसके ऊपर 2 Br है, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन। इसी को ही दोस्तों नाम देते हैं हम लोग जेम डाई हैलाइड। क्या नाम देते हैं? जेम डाई हैलाइड्स। आई बात समझ में? तो इसी को ही बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। अब दोस्तों यहाँ पर 2 Br होते हैं, वो एक Zn को बाहर लेके जाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 Zn लेने पड़ेंगे, यानी कि 4 Br को बाहर लेके जाएंगे। तो आपके पास में यहाँ पर 2 है जेम डाई हैलाइड, एक ये रहा एक ये रहा। इससे दोस्तों 2 Br और Zn, और इससे भी 2 आपके Br और Zn, यहाँ पर टोटल दोस्तों 2 Zn Br2 बाहर निकल जाएगा। कितना? 2 Zn Br2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक बाहर निकला था, यहाँ पे 2 बाहर निकलेंगे। अब क्या होता है, अब दोस्तों इस कार्बन के 2 बंध टूटे, इस कार्बन के 2 बंध टूटे, कुल मिला के आप कहो तो एक बंध टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बंध टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बंध बनाएंगे और ये एक बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के द्विबंध बनाएंगे। देखो CH3CH, CH3CH, यहाँ से देखो CH3CH, CH3CH, इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा? द्विबंध बन जाएगा। इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा दोस्तों? द्विबंध बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस होता है, ये अलग है। तो दोस्तों हमारे पास में क्या बना? एल्किन बना। क्या बना? एल्किन बना। आई बात समझ में? तो हमने जेम डाई हैलाइड से भी क्या बनाया? एल्किन बनाया। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये होता है डाई हैलाइडों के विहेलोजनीकरण से। विहेलोजनीकरण से हम लोग क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। ओके, समझ में आ गया? विसिनल क्या होता है? दोनों कार्बन के ऊपर पास पास में हेलोजन, एक ही कार्बन के ऊपर में 2 हेलोजन, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। आई बात समझे? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। मैं नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट 4th रिएक्शन हो जाती है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। देखो निर्जलीकरण का मतलब होता है यहाँ पर H2O का बाहर निकलना, H2 का बाहर निकलना, जल का बाहर निकलना, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, निकलना। और एल्कोहल का मतलब आपको समझ में आता है कि R मतलब कोई कार्बन श्रृंखला समूह और OH मतलब एल्कोहल। ठीक है, ROH की जगह पर मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में एग्जाम्पल है CH3C एंड देन C। यहाँ पर मैं OH को जोड़ देता हूँ, बाकी वैलेंसी है उसको आप फ्री कर दो, मतलब कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। ठीक है, ऐसे। ओके, अब हम इसका निर्जलीकरण करवाएंगे। मुख्य बात यह है कि इसका निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। कंसंट्रेशन H2SO4 होता है दोस्तों, इसकी उपस्थिति में होता है। इसको गर्म करेंगे, लगभग इसमें तापमान चाहिए वो 170 के आसपास चाहिए, 170 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना ये है कि OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इसको बोलते हैं दोस्तों 1 डिग्री एल्कोहल। अब दूसरी बात समझो, OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और उस पर हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उसके पास वाले
कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। वापस से समझो, OH यानी कि क्रियात्मक समूह होता है ये, जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, और इसको अगर देखा जाए तो गामा होता है, बट इसका जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर निर्जलीकरण होता है इसकी प्रेजेंस में, तो सिंपल है कि बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा का, यानी कि सिंपल सी बात है, OH होता है, वो आपस में H2O बन करके निकल जाएंगे जल के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर निर्जलीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, लिखो इसको ऐसा कैसा, CH3 CH CH CH2 CH2। देखो इस कार्बन का एक बंध टूटा, इस कार्बन का एक बंध टूटा, तो दोस्तों यहाँ पर आपस में ये बंध बना लेंगे। ठीक है, वैलेंसी कमी हुई इसलिए, और हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, हमारे पास में मिल गया एल्कीन मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, एल्कीन मिल गया। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत आसान लगा होगा। अब दूसरी बात करते, अगर हमारे पास में एल्कोहल 2 डिग्री है तो OH अगर यहाँ पर है, बाकी आप वैलेंसी को कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से, इसको मैंने 2 डिग्री क्यों बोला, ध्यान से समझना। OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इससे जो जुड़ा हुआ है इसकी बात कर रहा हूं। OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, 2 डिग्री एल्कोहल। अब OH जिस कार्बन पर जुड़ा है इसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन, और उसी के पास वाला बीटा कार्बन। यहाँ पे 2 बीटा होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए मैंने कार्बन को बीटा नहीं किया। अब 2 कंडीशन है यहाँ पे दोस्तों, कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर आपका OH इस बीटा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाए। पहली कंडीशन तो ये है कि ये OH होता है वो इस OH के साथ निकल करके H2O बना दे, तो इस कंडीशन में एल्किन कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। मैं इसको सीधा कर देता हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास में, तो CH3 CH2 होगा यहाँ तो, और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एंड H2O। देखो पहला तो ये चीज़ है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई OH यहाँ पर इस साइड वाले हाइड्रोजन को अगर लेकर के बाहर निकल जाए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तो दूसरी कंडीशन ये है भाई कि अगर वहाँ से बाहर निकल जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन सकता है, एंड देन H2O। ये 2 उत्पाद बन सकते हैं। ये उपस्थिति ध्यान रखना, आप लोग नहीं लिखा तो कभी कभी छूट जाता तो आप लोग लिख लेना। सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस होनी चाहिए, डेल्टा 170 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो बाहर की तरफ है, कहने का मतलब 2 कार्बन है और उनके बीच में अपने पास में क्या है, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है। ये आपका मेन समूह हो गया एल्कीन को दर्शाने के लिए, ये हो गया आपका मेन समूह एल्कीन को दर्शाने के लिए। जो मुख्य आपका समूह है एल्कीन का, मुख्य समूह है आपका एल्कीन का, उसके इस साइड एक अल्फा कार्बन, यहाँ पर इस साइड एक अल्फा कार्बन। मुख्य आपका एल्कीन का समूह है, इधर कुछ नहीं है तो इधर एक अल्फा कार्बन और इधर एक बीटा कार्बन। अब सर यहाँ पर तो आपने इसको अल्फा बोला, यहाँ पर आपने इसको बीटा बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य जो समूह था, क्रियात्मक समूह, वो था यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अल्फा। अब समझना यहाँ से, जहाँ पर आपका मुख्य समूह है, अब उसको तो नहीं बोलेंगे, उसके पास वाले को बोलेंगे। ठीक है, मतलब देखो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मुख्य समूह गया। अब इसको तो अल्फा नहीं बोलेंगे, उसके पास वाले कार्बन को ही बोलेंगे ना। तो सेम यहाँ पर है, ये मुख्य आपका एल्कीन का समूह हो गया,
डबल बॉन्ड हो गया, उसके पास वाला अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में एक नियम लगता है जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, वो था सेतजेव का नियम। किसका नियम? सेतजेव का नियम। सेतजेव का नियम क्या कहता है? ये नियम वही कहता है कि आपका वो एल्किन ज़्यादा अस्थायी होगा जहाँ पर जो एल्किन है उसमें प्रतिस्थापित ज़्यादा उपस्थित है। कहने का मतलब ये आपका मुख्य आपका हो गया एल्किन, उसके इधर भी प्रतिस्थापी, इधर भी प्रतिस्थापी है। ये आपका मुख्य समूह हो गया, इधर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, केवल इधर प्रतिस्थापी है, वो भी एक। और इसको मैं और तरीके से बोलता हूँ, वह एल्किन अधिक अस्थायी होता है जहाँ अल्फा कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इधर अल्फा कार्बन, ऊपर वाले में एक ही अल्फा कार्बन है, नीचे वाले में 2 अल्फा कार्बन है। कौन ज़्यादा अस्थायी होगा? नीचे वाला अस्थायी होगा। तो ये आपका एक साइड उत्पाद बन जाएगा जो कि 20% बन देगा, 20% एल्किन बनेगा। ये सह उत्पाद के नाम से जानेंगे इसको, ठीक है। 20% बनेगा और 80% बनेगा आपका ये उत्पाद जो कि एक मुख्य उत्पाद होता है। कैसा है दोस्तों? मुख्य उत्पाद है। आई बात समझ में? ओके, ये भी एल्किन है। ओके दोस्तों, तो ये होता है अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्किन का निर्माण। ओके दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ नहीं होती, आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज होती है। क्या होती है कि जब प्राथमिक 1 डिग्री को प्राथमिक बोलते हैं और 2 डिग्री को द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। 1 डिग्री या 2 डिग्री आप जो भी लिखना चाहते हो, प्राथमिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किन प्राप्त होता है निर्जलीकरण के द्वारा, ठीक है। तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्किन प्राप्त होता है। द्वितीयक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण के द्वारा एल्किन प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पे 2 कंडीशन है। परंतु यहाँ पे आपको क्या लिखना है? परंतु यहाँ पर वह एल्किन ज़्यादा स्थायी होता है जो सेतजेव के नियम की पालना करता हो। कहने का मतलब सेतजेव के नियम के अनुसार वह एल्किन ज़्यादा अस्थायी होता है जहाँ पर अल्फा कार्बन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। एक लास्ट रिएक्शन है छोटी सी, ग्रिन्जार अभिकर्मक से एल्किन का निर्माण। पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ग्रिन्जार अभिकर्मक क्या होता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ एल्केन जब पढ़ा रहा था तब, ठीक है। ओके, तो ग्रिन्जार अभिकर्मक क्या होता है आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, RMGX। क्या होता है? RMGX। R का मतलब होता है कार्बन संख्या, कार्बन श्रृंखला, Mg का मतलब मैग्नीशियम और X का मतलब आपको बताएं, अभी बताया था, हेलोजन, ठीक है। क्या होता है? हेलोजन। इसकी जगह पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए ध्यान से। CH3, Mg को Mg रहने दो एंड Cl, इसकी जगह Cl ले लेते हैं X की जगह। ये क्या लाएगा? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ लेंगे, वो है दोस्तों एलिल। एलिल लेंगे इसमें हेलाइड, एलिल हेलाइड या एलिल क्लोराइड। तो हेलाइड की जगह हम क्लोराइड को ले लेते हैं, Cl। अब एलिल क्लोराइड क्या होता है इसको समझो, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन करवाते, बहुत ही सिंपल यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। इसमें से Mg और Cl यानी कि CH3 और Mg के मध्य बंध का विदलन होता है। तो आपका MgCl और ये Cl आपस में मिलकर के बाहर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से MgCl2 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? MgCl2 बाहर हो जाएगा। बाकी CH3 होता है वो इस CH2 से कनेक्ट हो जाएगा और एक एल्किन का बड़ा संख्या में, मतलब एल्किन प्राप्त हो जाएगा बड़े संख्या में। CH3 ये वाला लिखा, अब इसको वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, क्या मिल गया हमारे पास में? एल्किन मिल गया। क्या मिल गया? एल्किन मिल गया। तो दोस्तों ये होता है छोटा सा रिएक्शन ग्रिन्जार अभिकर्मक से किसको बनाना? एल्किन को बनाना। कैसे बनाया? इसमें हमने एलिल क्लोराइड, एलिल हेलाइड को लिया
और इसका ग्रिंजर अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, एल्कीन बन जाता है। आई बात समझ में। तो ये होता है दोस्तों ग्रिंजर अभिकर्मक से, ये होता है दोस्तों ग्रिंजर अभिकर्मक से। दोस्तों ये था पूरी रिएक्शन एल्कीन को बनाने की। किसको बनाने की, एल्कीन को बनाने की। अब जो अपने पास में एल्कीन बने हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एल्कीन बनाए थे मैंने, है ना, जितनी भी रिएक्शन पड़ी आज तक, कितनी रिएक्शन पड़ी, 5, 2 वीडियो में कुल टोटल रिएक्शन कितनी, 5। उन सब के अंदर हमने जो एल्कीन बनाया है, अब वो किसी अन्य से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसको बोलते हैं एल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं या एल्कीनों के रासायनिक गुण। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।